हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपीठ क्लास। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है वो एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सोर्सेज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो किन किन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों को भारतीय विदेश नीति के बेस के बारे में समझना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कोई अगर जानना चाहता है तो वो देख सकता है। इसी के साथ साथ एनसी वेब में जो बच्चे हैं, ठीक है, और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के साथ मिलाकर पढ़ रहे हो या हिस्ट्री के साथ मिलाकर पढ़ रहे हो, जिनके पास इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है तो वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ये वीडियो होगी। इसी के साथ जो बच्चे रेगुलर में या जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका विषय जो है वो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एनसी वेब सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस की एक सब्जेक्ट है हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। और उसमें पहली यूनिट जो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी में पहली यूनिट, जिसका टाइटल है इंडिया फॉरेन पॉलिसी एज ए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, इसके बारे में आज थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके अंदर हमें सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। सोर्सेज ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, थियोराइजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसी के साथ साथ डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और इसी के साथ साथ नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की, क्योंकि अगर सारा एक ही वीडियो में बना दिया जाए तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, कम से कम 4 से 5 घंटे की, जो कि कोई भी देखना पसंद नहीं करता है रील्स के टाइम पे। तो आज हम सिर्फ एक टॉपिक कवर करेंगे, सोर्सेज ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अ, जो भी टाइटल है यूनिट 1 का उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो बच्चों, कभी भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से जो पढ़ाई की शुरुआत होती है वो जो भी टॉपिक का टाइटल होता है वहीं से ही होती है। अगर हम टॉपिक के टाइटल को समझ लेते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आगे जो सब टॉपिक्स है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक का टाइटल हो गया इंडिया फॉरेन पॉलिसी, यानी भारतीय विदेश नीति एज ए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। तो सबसे पहले इस पोस्ट कॉलोनियल का मतलब जानेंगे, ताकि थोड़ा सा हमारे लिए टाइटल को पढ़ना इजी हो जाए। तो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या होता है बच्चों? पोस्ट कॉलोनियल का मतलब होता है कि वो स्टेट जो पहले किसी देश की कॉलोनी थे, ठीक है, और अब वो आजाद हो गए, उन्हें हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बोलते हैं। सिंपली भाषा में, जैसे भारत है, भारत पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, ठीक है। अब 1947 में भारत को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वो क्या बन गया? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बन गया, ठीक है। तो अब टाइटल का मतलब हो गया भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि हमें स्वतंत्रता के बाद ही हमने अपनी विदेश नीति को फ्रेम किया था। तो ये पोस्ट कॉलोनियल सिर्फ उलझाने के लिए दे रखा था। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब था आफ्टर 1947, ठीक है। तो अब पोस्ट कॉलोनियल का मतलब हमें समझ में आ गया, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि विदेश नीति क्या होती है, ठीक है। तो ए फॉरेन पॉलिसी इज ए सेट ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉलिसीज का सेट होता है जो कि पहले से ही एस्टेब्लिश की जाती है, पहले से ही स्थापित की जाती है। स्ट्रेटेजी डिजाइन करके इम्प्लीमेंट कर दी जाती है एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है ये। और ये किस लिए इम्प्लीमेंट की जाती है? दूसरे देशों के साथ संबंध का जो प्रबंधन है उसके लिए, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा और सिंपल करके देसी भाषा में समझते हैं अपने वाली में, ठीक है। तो भारतीय विदेश नीति का सिंपल सा मतलब हो गया भारतीय भारत द्वारा निर्धारित की गई वे नीतियां, ठीक है, जिनके आधार पर भारत किसी दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करता है, उन नीतियों को विदेश नीति बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ विदेश नीति था, तो विदेश नीति का मतलब भी ये हो जाएगा कि विदेश नीतियां
वो नीतियां होती हैं जिनके आधार पर कोई एक राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करता है अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। ठीक है। तो अब इसे अगर मैं जनरल एग्जांपल से भी बता देता हूँ फटाफट, मान लेते हैं कि अब बात निकल कर आती है कि सर कोई एक राज्य है, लेटर से भारत है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया है। सर वो अमेरिका से रिलेशन क्यों स्टेबलाइज करेगा, अमेरिका से संबंध क्यों स्थापित करना चाहेगा? तो बच्चों जैसे इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से वैसे समझ लेते हैं कि जो मान लेते हैं कि आपकी क्लास में कोई मॉनिटर है जिसका नाम ए है। ठीक है, जो डेली क्लास में एक स्टूडेंट है जो डेली क्लास में आती है। ठीक है, उसका नाम मान लेते हैं ए है। और एक स्टूडेंट है सी, जो बेचारी बीमार रहती है और वो क्या है कभी कभी कॉलेज आती है और डेली कॉलेज में नहीं आती है या हर क्लास अटेंड नहीं कर पाती। अब इस सी को ए से नोट्स चाहिए। ठीक है, तो ये सी ए के पास गई और बोले कि मेरे को नोट्स दे दे। अभी ए और सी आपस में नहीं जानते एक दूसरे को, तो ए के ऊपर बात है, ए बोल दे कि भाई मैं घर भूल गई या मेरे किसी और के पास है। अगर ए इसे नहीं जानती तो इसे मना कर सकती है कि भाई मैं तो नहीं जानती। लेकिन मान लेते हैं कि अब ए और सी के रिलेशन आपस में अच्छे हैं, ए और सी आपस में दोस्त हैं। तो क्या करेगी ए, फटाफट अपनी मर्जी से सी की हेल्प कर देगी कि ले बहन तू बीमार रहती है, ये मेरे नोट्स ले ले, इनसे पढ़ लियो। ठीक है, तो ए क्या करेगी सी के साथ, अगर संबंध अच्छे हैं तो ए खुद ही सी की मदद कर देगी। तो कोई भी देश अपने हितों की, जब अपने जो राष्ट्रीय हित होते हैं जिसमें राष्ट्रीय हितों में कई सारी चीजें आ जाती हैं, नागरिकों की जरूरत अनुसार इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राष्ट्र की सुरक्षा अखंडता। ठीक है, तो ये सारे हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं जो कि वक्त के साथ बदलते भी रहते हैं, स्टेटिक नहीं होते, डायनेमिक होते हैं, बदलते रहते हैं। किसी टाइम हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो किसी टाइम किसी चीज की जरूरत होती है। तो इसी वजह से कोई भी एक देश किसी दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध बनाना पसंद करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो दूसरा देश उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उसकी मदद कर दे। अब जिन आधार पर ये नीतियां, जिन आधार पर ये संबंध बनाए जाते हैं, उन आधारित नीतियों को ही विदेश नीति का हम नाम दे देते हैं, उन्हें विदेश नीति बोल देते हैं। तो आई होप कि आपको विदेश नीति क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो सिमिलर तरीके से पहले क्वेश्चन का मतलब जान लेते हैं कि जब हम भारतीय विदेश नीति बना रहे थे, ठीक है, या भारतीय विदेश नीति आज भी जब हम बनाते हैं कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय विदेश नीति जो एक बार बना दी वही चली आ रही है, धीरे धीरे हमने अपनी सोच में भी बदलाव किया है, अपने तरीकों में भी बदलाव किया है। तो जब हम भारतीय विदेश नीति बना रहे थे या अब भी भारतीय विदेश नीति में अगर कुछ बदलाव करते हैं तो उसके लिए स्रोत कौन से रहते हैं, ठीक है, क्या क्या सोर्सेज रहते हैं जिनका हमारी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है या जो हमारी विदेश नीति बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब स्रोत कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उन स्रोतों की बात करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला हमारा सोर्स निकल कर आता है बच्चों, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, अब जानते हैं कि हम कि भारत जो है इंडिया, उसकी जो हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है भारतीय विदेश नीति को बनाने में, शेप करने में। ठीक है, अब सबसे पहले इसे एक जनरल कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं फिर इस पॉइंट पे आएंगे। तो अब मानकर चलते हैं जैसे कोई बच्चा है ना, अगर वो बच्चा बिगड़ेल है या वो 15 ही साल का है, गाड़ी चलाता है, ठीक है, शराब पीता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसे यही शिक्षा दी है, इसके पेरेंट्स ने इसे यही शिक्षा दी है, इसमें इन्हीं मूल्यों की जो नींव है वो रखी है जिनकी वजह से ये ऐसा करता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स बहुत शरीफ होते हैं और बच्चे की संगत उसे बिगाड़ देती है, लेकिन वो भी हमारा संगत का असर उसे हम कहेंगे। तो होता क्या है जर्नल कॉन्टेक्स्ट में कि हम जिसके साथ भी रहते हैं,
जहाँ पे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, तो उसका हमारे व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और विदेश नीति वो नीतियां हैं जिनके आधार पर हम दूसरे देशों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो तो बड़े लेवल का व्यवहार हो गया। तो इस प्रकार जिस हिसाब से हमारे देश के नागरिकों के या हमारे देश की जो संस्कृति या इतिहास रहा, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है भारतीय विदेश नीति को बनाने में। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास हैं, उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना? तो वासुदेव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब क्या है, जो पूरा विश्व वो एक परिवार है। तो जब हम विदेश नीति अपनी बनाते हैं, तो उसमें भी हम पूरे विश्व में शांति बनी रहे, पूरे विश्व में कोऑर्डिनेशन बना रहे, पूरे विश्व में म्यूचुअल डेवलपमेंट हो, इन सारी कामनाओं के साथ अपनी विदेश नीति को हम बनाते हैं। और हमने इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं आइडियाज को ध्यान में रखते हुए हमारी विदेश नीति को फ्रेम भी किया। और इसलिए आप एक इम्पोर्टेंट चीज देखोगे भारतीय विदेश नीति की और भारतीय इतिहास की भी, कि हमने पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि हम शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानकर चलते हैं। तभी नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत की स्थापना की थी। उसमें भी 5 चीजों की बात की गई थी, इसी आधार पर कि भाई साहब, हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करेंगे। ठीक है, हम किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम पहले कोई भी बाहरी आक्रमण किसी देश पर नहीं करेंगे। हम म्यूचुअल डेवलपमेंट की फीलिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। हम विश्व शांति की कामना के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पंचशील का जो सिद्धांत था, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि जिस प्रकार हम एक परिवार की शांति की बात करते हैं, उसी प्रकार हम विश्व शांति की बात करते हैं। तो पहला जो हमें सोर्स देखने को मिलता है, वो हमारा हिस्टोरिकल एंड कल्चर फैक्टर है, जो हमारी विदेश नीति शेप करने में मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है बच्चों, कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी भारत ब्रिटिश की कॉलोनी बन के रहा लगभग 2 सेंचुरी तक। और इसने एक गहरी छाप छोड़ दी, किस पर? भारतीय लोगों पर। और उस गहरी छाप का प्रभाव क्या पड़ा भारत की विदेश नीति पर? ठीक है, भारत ने एक काफी लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया अपनी इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। ठीक है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने आप को संप्रभुता राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, तो अब भारत उसी तरीके से दूसरे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है कि भारत को किसी भी देश के साथ संबंध बनाते वक्त अपनी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, अपनी इंडिपेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, क्योंकि भारत ने वो सारी चीजें देखी जो एक गुलाम देश देखता है। भारत ने सारे अत्याचार सहे। ठीक है, तो भारत जानता था कि एक आजादी की कीमत कितने लोगों की जान से चुकाई जाती है, कितना भारी नुकसान किसी देश को झेलना पड़ता है जब वो किसी दूसरे देश के अधीन हो जाता है। तो भारत ने अपनी विदेश नीति बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखा कि वो दोबारा अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता से कॉम्प्रोमाइज ना करे। ठीक है, तो इसलिए जो कॉलोनियल लेगेसी रही, उसका भी हमारे जो विदेश नीति है उस पर प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट हमारा निकल कर आता है लीडरशिप एंड विजन। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है बच्चों कि जैसा हमारा नेता होगा, ठीक है, वैसे ही हमारी जो पीछे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, आई डोंट नो, कोई शायद नीचे कोई पटाखे वगैरह बजा रहे, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो शायद 2-4 मिनट में ये बंद हो जाएगी। तो लीडरशिप एंड विजन पॉइंट को हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, कि भारत की जो विदेश नीति है,
वो यहाँ पर जो नेता लोग रहे उनका विजन जो है उसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर देखने को मिला। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो भारतीय विदेश नीति का सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का। ठीक है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के वो पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है। तो भारत के जो वो पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत की विदेश नीति को इस तरह से डिजाइन किया कि वो किसी दूसरे देश की अखंडता की, सुरक्षा की और स्वाधीनता की, ठीक है, स्वतंत्रता की, इन सारी चीजों की रिस्पेक्ट करे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन रहा कि भाई सभी लोग क्या शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करें और म्यूचुअल जो डेवलपमेंट की फीलिंग है उसके साथ आगे बढ़े। तो अब पंडित जवाहरलाल का जो दृष्टिकोण था वो हमारी विदेश नीति में हमें देखने को मिला। हमारी विदेश नीति एक लंबे समय तक हम देखते हैं कि आदर्शवाद पर चलनी चली। अब आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? आदर्शवाद को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म। ठीक है। आइडियलिज्म। आइडियलिज्म एक विचारधारा है जो डील करती है व्हाट शुड डू। व्हाट शुड डू यानी क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। अब जैसे भारत ने भी जो अच्छी चीजें थी, जैसे एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो आदर्शवाद हमें देखने को मिला। भारत को या किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाने के लगातार प्रयत्न करने चाहिए। यानी हमें हर जगह भारतीय विदेश नीति में आइडियलिज्म देखने को मिला। ठीक है। तो अब पंडित नेहरू जी जो थे उनके दृष्टिकोण में आदर्शवाद एक अच्छी चीज थी, तो उन्होंने भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद की जो नींव थी वो रखी। उसके बाद इंदिरा गांधी आई जिन्होंने आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ बढ़ने का काम किया। ठीक है। जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो जैसे इंदिरा गांधी का जब टाइम पीरियड आया तो उसमें क्या हुआ, हमारी विदेश नीति में हमें बदलाव देखने को मिलता है क्योंकि हम पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। चाइना ने सबसे पहले 1962 में अटैक कर दिया था। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि भाई सिर्फ आदर्शवाद से बात नहीं बनेगी। ठीक है। हमें यथार्थवाद को भी देखना होगा। अब यथार्थवाद जो है वो क्या है उसके बारे में अच्छे से हम जब आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। यथार्थवाद का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी विचारधारा जो वास्तविकता में क्या है, रियलिटी पर आधारित होती है। रियलिटी क्या है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इस प्रकार निर्धारित थी कि एक तरफ चाइना था जो अपनी पावर बढ़ाने में लग रहा था निरंतर, दूसरी तरफ पाकिस्तान था जो ताजा ताजा लड़कर अलग हुआ था। तो अब दोनों मतलब दोनों तरफ से हमें खतरा तो था ही, बाउंड्रीज को लेके भारत बीच में पड़ता है। तो इसी वजह से जो अ, इंदिरा गांधी थी उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट की बात की और अपनी जो भारतीय आर्मी थी उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का काम इंदिरा जी ने किया। तो ये सारे एग्जाम्पल एक चीज को दिखाते हैं कि भारतीय विदेश नीति बनाने में हमारे लीडर्स का विजन बहुत जरूरी है। हमारे लीडर क्या सोचते हैं, जैसे कई सारी चीजें हैं विदेश नीति में। ठीक है। जो हम आगे पढ़ते हैं, आगे जब हम पढ़ते हैं विदेश नीति में इंदिरा गांधी के बाद भी काफी सारे जो हमें डेवलपमेंट हमारी विदेश नीति में टाइम टू टाइम देखने को मिले। ठीक है। तो जिसके साथ जिनका प्रभाव हमारे जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, उनका प्रभाव उन पर देखने को पड़ा, हमारी विदेश नीति पर देखने को पड़ा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीडरशिप एंड विजन कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है यहाँ के लीडरशिप और यहाँ के लीडर्स का जो विजन है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रही, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं अपने पेपर में। तो अब फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमारा निकल कर आता है नॉन अलाइनमेंट का। ठीक है।
नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट जो है, अब ये क्या था, इससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि कोल्ड वॉर क्या था। ठीक है, तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो विश्व था वो एक तीसरे विश्व युद्ध को नहीं झेल सकता था। लेकिन विश्व युद्ध दो जैसे ही समाप्त हुआ तो जो मेजर पावर्स थी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो मेजर स्टेट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी पावर का जो शो ऑफ करना शुरू कर दिया, पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे हुआ क्या कि जो विश्व था ना वो दो भागों में बट गया बच्चों। जो विश्व था वो दो भागों में बट गया, यानी एक तरफ यूएसए, और यूएसए के साथ जो यूएसए का समर्थन करने वाले देश थे वो हो गए। एक तरफ यूएसएसआर हो गया, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ और सोवियत संघ के जो अधीन या जो 7 राज्य थे वो, और इन दोनों के बीच आपस में एक वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई। एक एक डायरेक्ट वॉर ना होके एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गया। यानी यूएसए में जो विचारधारा थी, यूएसए उसका समर्थन कर रहा था, और यूएसएसआर में जो विचारधारा थी, यूएसएसआर उसका समर्थन कर रहा था। बेसिकली यूएसए जो था वो चाह रहा था कि पूरे जो विश्व है उसमें क्या, उसमें जो पूंजीवाद है वो स्थापित हो जाए, कैपिटलिज्म स्थापित हो जाए। ठीक है, और साम्यवाद जिसे कम्युनिज्म बोलते हैं वो जड़ से खत्म हो जाए। सिमिलर तरीके से सोवियत संघ क्या चाह रहा था कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में क्या स्थापित हो जाए, साम्यवाद, और पूंजीवाद का अंत हो जाए। तो ये दोनों देश क्या कर रहे थे, आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहे थे, और एक इस वॉर से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। एक टेंशन का माहौल बन गया था। ठीक है, और ऐसे में इस टेंशन के माहौल में, ठीक है, हो क्या रहा था, भारत 1947 में आजाद हुआ। अब भारत को क्या थी, भारत 1947 में आजाद हुआ और भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितना एक्सप्लॉइट करना था उतना एक्सप्लॉइट किया हमें। ठीक है, चाहे वो मेंटली एक्सप्लॉइटेशन हो या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे, ठीक है, जितना एक्सप्लॉइट करना था उन्हें, उन्होंने उतना एक्सप्लॉइट हमें किया और हमारी जान निकाल के हमें छोड़ दिया। ठीक है, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, तो इस वजह से भारत को अब मदद चाहिए थी दूसरे देशों से। ठीक है, तो अब भारत के पास दो ऑप्शन थे। यूएसए चाहता था कि भारत यूएसए को ज्वाइन कर ले, ठीक है, और यूएसएसआर चाहता था कि भारत यूएसएसआर को ज्वाइन कर ले। ठीक है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही लीगल जो लेगेसी थी, जो कॉलोनियल लेगेसी थी, उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर इतना गहरा पड़ा था कि हमें एक चीज की श्योरिटी थी कि भाई हम किसी भी देश को अपना मालिक नहीं बनाएंगे, हम स्वतंत्र ही रहेंगे। हम किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, ना तो हम यूएसए को अपना मालिक बनाएंगे, ना हम यूएसएसआर को अपना मालिक बनाएंगे। तो इसलिए भारत ने दोनों देशों में से किसी भी देश के साथ ना जाकर एक अलग से एक ग्रुप बनाया जिसे बोला गया गुट निरपेक्ष समूह। ठीक है, नॉन अलाइंड ग्रुप, और इस आंदोलन को बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसमें वो देश जुड़ रहे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, जो किसी भी देश के अधीन नहीं जाना चाहते थे। तो काफी सारे देशों ने इसे ज्वाइन किया और भारत ने इसका नेतृत्व किया, उसे ही बोला गया नॉन अलाइंड। तो इसका भी हमारी पॉलिसी पर एक इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा। एक तो भारत ने यहाँ पे नेता की भूमिका निभाई, तो एशिया में पहचान हो गई कि भाई भारत जैसा देश है जिसने रिस्क लेकर, क्योंकि रिस्क तो था ही, मतलब जैसे 1947 में आजादी के बाद 1949 के आसपास चाइना एग्जिस्टेंस में आ गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो माओ जोदांग थे वो चाइना के लीडर थे, जो कि मैंने बताया कि किसी भी देश की विदेश नीति उस देश में नेता कैसे रहे हैं उनसे बहुत प्रभावित होती है। जो माओ जोदांग थे वो इतने खतरनाक नेता थे कि भाई वो उन्होंने चाइना को इतना परेशान रखा, चाइना की जो बाउंड्री थी
वो माओ जोदांग जब तक जिंदा रहा, जब तक दूसरे देशों के साथ नहीं खुली, ठीक है, दूसरे देशों के साथ वो इतना अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाया चाइना। और 1962 में जिस टाइम पे चाइना ने हम पर हमला किया, उस टाइम पर भी माओ जेजांग वहां का कम्युनिस्ट नेता था और हेड था। तो इस वजह से हमने ऊपर डिस्कस किया कि किसी भी देश के नेता का विजन क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अब जब हम नॉन अलाइनमेंट की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हमने किसी भी देश के साथ जाना जरूरी नहीं समझा। तो इस बजाय इसके कि हमें और देशों से मदद भी चाहिए थी, यूएसए से भी मदद चाहिए थी, यूएसएसआर से भी मदद चाहिए थी, लेकिन वो ना सोचते हुए भी हमने बोला कि भाई हम तो ठीक है, जैसा भी है, अगर आपके बस की हो तो हमें दे दो, ठीक है, नहीं हो तो मत दो, लेकिन हम साथ नहीं आएंगे। जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ तो यूएसए ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए, ठीक है। और जब यूएसएसआर जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ तो यूएसएसआर ने भी सीधे तरीके से आके हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था उस टाइम पे, सबसे बड़ा साम्यवादी देश था, जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, तो वो चाइना के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था। तो इस वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो नॉन अलाइनमेंट का एक प्रभाव ये पड़ा कि हमारी इमेज अच्छी हो गई। एशिया में जो देश थे, उन्होंने भारत को पहचाना एक नेता के रूप में और भारत को ज्वाइन भी किया। और फिर बाद में जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, वर्ल्ड वॉर खत्म 1991 होने के बाद, उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इसलिए नॉन अलाइनमेंट का भी हमारा जो एक इम्पोर्टेंट रोल रहा इसमें, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बनाने में। आई होप आपको नॉन अलाइनमेंट वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर लिया बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो हल्की सी भी पसंद आती है और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं ऐसी और ज्यादा वीडियोस बनाऊं, क्योंकि कोई भी वीडियो है वो बनाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है। और जब आप सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो, जैसे और यूट्यूबर बोलते हैं ना कि भाई मोटिवेशन मिलता है, सच में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं ऑनेस्ट बात ये भी है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी रहती है कि भाई चैनल ग्रो करेगा। तो आज भले ही इस मेहनत का हमें कुछ ना मिल रहा हो, तो एक टाइम के बाद जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक तथ्य रहता है इस चीज के पीछे। तो मोटिवेशन भी जरूरी है बच्चों, और ऑब्वियसली फाइनेंस भी जरूरी है चीजों को मेंटेन करने के लिए। तो इसी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो एनसी वेब में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे चलते हैं हम पॉइंट फिफ्थ पे, ठीक है। पॉइंट फिफ्थ हमारा आ जाता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे भारत था, वो भारत भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके से है कि भारत ना चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो चारों तरफ से नहीं तो तीन तरीके से तो बिल्कुल अच्छे से घिरा हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे एक तरफ हमारे चीन बैठा है, चीन ने हमने देखा कि चीन ने हमारे बहुत सारे जो एरिया थे उस एरिया पे क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कुछ एरिया कश्मीर का वो ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है। तो हमें बाउंड्री को लेके अब एक तरफ अभी की अगर हम बात करें तो एक तरफ बांग्लादेश भी है, ठीक है। तो हमें लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट में हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी एक हमें 16वां संविधान संशोधन करके एक अमेंडमेंट करना पड़ा, जिसके तहत हमने कुछ जो गांव थे वो बांग्लादेश को दिए, और बांग्लादेश के तहत जो कुछ गांव आ रहे थे वो अपने अंदर लिए। यानी एक हमारा जो बाउंड्री को लेके खतरा है, ठीक है, वो हमें देखने को हमेशा से मिलता रहता है। तो अब बाउंड्री को खतरा है, अब किसी भी देश की जब बाउंड्री को ही खतरा है, तो उस देश की बाउंड्री पर खतरे का मतलब है कि कोई भी बाहरी देश हमें हमारी हम पर अटैक कर सकता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा। बाउंड्री पर खतरा मतलब नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा। तो ऐसे में हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है,
इसी के साथ साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट जो कि इकोनॉमिकल भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, रीजनल स्टेबिलिटी भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि अब भारत के पास बहुत सारी धीरे धीरे सुविधाएं हो रही हैं। एक आत्मनिर्भर भारत धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है, लेकिन अब भी भारत काफी चीज ऐसी है जो दूसरे देशों से अपने देश में क्या करता है, इंपोर्ट करता है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब रिलेशन हर देश के साथ हमें अच्छे रखने जरूरी है। जैसे चाइना है, चाइना के साथ हमारे छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं। अब जैसे रिसेंटली हमें सुनने को मिला था कि चाइना ने क्या किया था कि कई सारे भारतीय जो क्षेत्र थे उसने अपने मैप में उन्हें अपने बता के डाल रखा था कि ये चाइना के अंदर आते हैं। इवन उसने कई सारे देश ऐसे थे जो मतलब कई सारी जगह ऐसी थी, कई सारे स्थान ऐसे थे जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से, वो आ भारत के अंदर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से उनका नामांकन करके अपने मैप में जोड़ रखा था। जिस पर जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर आप दूसरे के घर जाकर उसका नाम बदल दो और बोल दो ये मेरा है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारे विदेश मंत्री की स्टेटमेंट आई थी इस बात पर। तो चाइना से हमें इतना खतरा है, चाइना ऐसी हरकतें रहता है लेकिन उसके बावजूद भी हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं क्योंकि हमें रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना है बच्चों। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स में चाइना आता है। अब ब्रिक्स एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ब्रिक्स में चाइना आता है, ब्रिक्स में इंडिया भी आता है, ठीक है। तो एक रीजनल स्टेबिलिटी को भी बना के रखना जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चलता रहे ट्रेड के थ्रू, ये भी जरूर है। इसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो हम एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे और रीजनल स्टेबिलिटी भी बनी रहे, ठीक है। इसे ही हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हमारी विदेश नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्योंकि इन्हीं के हिसाब से हम अपनी विदेश नीति बनाते हैं ना, कि हमें किस देश के साथ किस तरह की नीति निर्धारित करनी है। उन नीतियों के आधार पर फिर हमें किस तरह से उनके साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सके, ठीक है, और टेररिज्म को काउंटर कर सके क्योंकि ये ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम है जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ा सके, इसी के साथ जो अपने जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है, समुद्री रास्तों से जो हमारे इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं, ठीक है, उनको भी पूरा कर सके। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्टेबलाइज करता है दूसरे देशों के साथ, और उन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने के लिए हम अपनी विदेश नीति को इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि भाई दूसरे देशों के साथ हमारा सब कुछ सही चलता रहे। तो ये हमें इस पॉइंट में लिखना है। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाने में। अब आगे बात करते हैं बच्चों, इकोनॉमिक कंसाइडरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कंसाइडरेशंस। हम ये बात अच्छे से जानते हैं। जैसे सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है, जो अरिस्टोटल बोलता है कि जो मानव है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। मान लो अगर आप ये सोच लो आज कि मैं जंगल में जाऊंगी और मैं अकेले रहूंगी, मैं जनरली जाऊंगी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एनसी वेब की जो स्टूडेंट्स है वो लगभग लड़कियां हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल है जो वो लड़कियों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप में से कोई सोच ले कि मैं जंगल जाऊंगी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, ठीक है, मैं अकेले रहूंगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जंगल में कोई अकेला व्यक्ति अपना पूरा जीवन निर्वाह कर ले? या तो वो संत हो सकता है, ठीक है भाई, संत लोग हैं वो ऐसा करते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन है वो भगवान से जुड़ जाता है, ठीक है। तो उनमें भगवान वो अ, आप सुपर नेचुरल तो बोलेंगे नहीं, उसमें भगवान इतनी शक्ति दे देता है उन्हें कि वो अकेले सरवाइव कर सकते हैं, अपनी बॉडी नीड्स के साथ जो है वो सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसे इंसान बीमार भी होता है भाई, अब मैं सोचूं कि मैं अकेला जंगल में जाके रहने लग जाऊं, कल को मुझे हो जाए डेंगू वहां पे मच्छर काटने से, कोई संभाले ना, ठीक है, इतनी हिम्मत भी ना हो कि कोई आसपास जड़ी बूटी है उसे उठा के खा लूं, तो प्लेटलेट डाउन हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। तो इसी वजह से अकेला व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता कहीं भी। इसी प्रकार अकेला राज्य भी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता आज के माहौल में। अगर कोई अकेला राज्य सरवाइव कर रहा है तो या तो वो
मजबूरी है उसकी सरवाइव करना। ठीक है, जैसे हमें नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनने को मिलता है कि वो जो एरिया है वो नॉर्मल दुनिया से कटा हुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ मजबूरी है, वहाँ का जो नेता है वो डिक्टेटर है, वो उसके खिलाफ चलते ही मार देता है लोगों को, अपनी मर्जी से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं बाहर की दुनिया क्या होती है। तो या तो हम बात करते हैं, या तो मतलब किसी एरिया की, किसी स्टेट की मजबूरी होती है जो दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं बना के रखता है, या फिर वो कोई देश है वो अपने आप में ही भगवान द्वारा बनाया गया स्टेट है, जिसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई स्टेट जनरली एग्जिस्ट नहीं करता जो दूसरे देशों के बिना सरवाइव कर ले। ठीक है, मजबूरी बस भले ही करता हो, जैसे एग्जांपल दिया, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोरोना आया था, अब कोरोना टाइम पर दूसरे देशों को भी हमने वैक्सीन दी है, तो अब दूसरे देशों को हमने वैक्सीन दी, वो बात अलग है कि कोविशील्ड दे दी। ठीक है, तो अ, लेकिन वो इक्वली उन पर भी खतरा है और इक्वली हम पर भी खतरा है, जितना जो हार्ट अटैक का जो बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे हार्ट अटैक के चांसेस हैं इससे। ठीक है, तो वो तो इक्वली है, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अकेला कोई स्टेट सरवाइव नहीं कर सकता, तो उसे दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाने पड़ते हैं। अब दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाने में एक तरह के हमारे रिलेशन होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन। अब जैसे सबसे पहले जो भारत था, भारत काफी देशों के साथ ट्रेड नहीं करता था, लेकिन 1991 में भारत में एलपीजी आ गया। 1991 में एलपीजी आ गया। तो 1991 में जब एलपीजी आ गया, एलपीजी का मतलब सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो हमने काफी देशों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। क्योंकि जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसे भी हमें मजबूत करना पड़ेगा, ताकि भूखमरी से हम बचे रहें, सबको रोजगार मिला रहे। तो इसी वजह से बच्चों हम दूसरे देश के साथ इकोनॉमिक रिलेशन भी एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि दूसरे देश हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, एग्रीमेंट करें, हमारे साथ ट्रेड करें, ताकि म्यूचुअल ग्रोथ हो सके, म्यूचुअल डेवलपमेंट हो सके। तो जब भी हम किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो हम इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को भी लेके चलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल हमने चाइना का देखा, कि अगर हमारा बस चले तो हम चाइना से आज सारे रिलेशन तोड़ दें, लेकिन मजबूरी है, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि चाइना के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो इसी वजह से इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी एक फैक्टर होता है जो प्रभाव डालता है विदेश नीति को प्रभावित करने में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है ना बच्चों, अगला पॉइंट जो कि हमारा शायद लास्ट पॉइंट है, रीजनल डायनेमिक्स। अब इस रीजनल डायनेमिक्स का क्या मतलब है बच्चों, कि जो क्षेत्रीय गतिशीलता है, यानी अगर हम भारतीय विदेश नीति की बात करें, तो भारतीय विदेश नीति जो है उसकी जो शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है रीजन। रीजन क्या होता है? क्षेत्र। तो अब जो क्षेत्र है हमारा, ये लास्ट पॉइंट नहीं है, अगला पॉइंट हमारा ग्लोबल चैलेंजेस आएगा, मुझे याद आया। तो जो रीजनल डायनेमिक्स है हमारी, रीजनल डायनेमिक्स का मतलब ये है कि हम रीजनल वाइज स्ट्रोंग हो सके। जैसे कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों अस्तित्व में आती है, वो किसी विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आती है। अब विशेष उद्देश्य क्या हो सकते हैं? विदेश उद्देश्य हो सकते हैं कोई वैश्विक समस्या, जैसे आतंकवाद हो गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, इस तरह की, या फिर आंतरिक सुरक्षा, जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी बोल सकते हैं कि भाई रीजनली स्ट्रोंग हो जाते हैं ताकि कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण ना करे। इसी के साथ साथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि भाई हम आपस में अपने ही रीजन में क्या करेंगे, ट्रेड मैक्सिमम करेंगे, ताकि हम रीजनली स्ट्रोंग हो सके। ठीक है, तो इसमें भी रीजनल डायनेमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी बनाने में। तो भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ साथ उसके संबंध और क्षेत्रीय गतिशीलता से निकटता से जुड़ी हुई है। सीमा पर जैसे आतंकवाद हो गया, क्षेत्रीय विवाद, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुद्दे भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारे रीजन में जो देश लगते हैं, उनके साथ हम और अच्छे रिलेशन बनाने की प्रयत्न करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है भाई, जैसे आपके कोई गांव, आप कहीं पर बड़े अफसर लग गए, ठीक है, और आपका कोई पड़ोसी मदद मांगने आया, तो आप उसकी मदद क्या करोगे? फटाफट उसकी मदद करोगे।
क्यों क्यों मदद करोगे? क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे बने रहे, वो जाके चार लोगों में आपकी तारीफ करेगी, भाई वहां पे हमारा अफसर बैठा था, हम गए तो भाई जाते ही हमारा काम हो गया। तो रीजनल डायनेमिक्स भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को सेव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इस पीडीएफ को अगर पूरा पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। और अभी हमारा लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, ग्लोबल चैलेंज। ठीक है, तो अब ग्लोबल चेंज चैलेंज का मतलब ये है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो वैश्विक लेवल पर सबके साथ है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे फिर वो चाइना है, ठीक है, चाहे फिर वो भारत है। अब जैसे ऐसे चैलेंज कौन कौन से है? सबसे पहला चैलेंज तो आ जाता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट है। जैसा कि अब हम देख रहे हैं, अब कितनी जो गर्मी है वो किस किस लेवल की गर्मी है, अब 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, सर्दियां हैं जो वो बहुत लेट आती है, गर्मियां हैं वो बहुत लेट तक चलती हैं। यानी पूरा जिस प्रकार, अगर मैं 50-60 साल पहले की बात करूं, जैसा इन्वायरमेंट पहले था वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो पिघल गए हैं। ठीक है, यानी क्लाइमेट जो नेचुरल तरीके से अपना काम करती थी वो छोड़ दिया है। तो ये मुद्दा है, इसको सबको मिलकर क्या करना है, सबको मिलकर इस पर काम करना है। अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जैसे कार्बन एमिशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत जो हर राज्य को कुछ ना कुछ यूनिट्स दे रखी है कि आप मैक्सिमम इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा एमिट करोगे तो आपको या तो आप किसी दूसरे देश के खाते में चढ़वा दो उसे पैसे देके कि भाई मेरे को ना, और फॉर एग्जांपल 10 यूनिट कार्बन एमिशन करना था मुझे, भाई मेरा 12 हो गया और तेरा एमिशन कम हुआ क्योंकि तेरे पास काम कम था, तो एक काम करिए 2 यूनिट ना तो अपने खाते में जुड़वा ले, और अपने खाते में जुड़वा के जो भी पैसे हो मैं वो दे दूंगा। ठीक है, कोई एक देश किसी दूसरे देश से ऐसे भी करता है। अब इससे होता क्या है कि एक मैनेजमेंट बना रहता है। अब कोई भी जो राज्य है वो अगर एक जरूरत से अधिक कार्बन एमिट करता है तो उसकी इमेज खराब होती है, और इमेज खराब होगी तो क्या है, ग्लोबली लेवल पर उसके रिलेशन सबके साथ खराब होंगे। और ये हम देखते आ ही रहे हैं कि ये रिलेशंस कितने ज्यादा फर्क डालते हैं किसमें, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में। तो क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी के कितने ज्यादा खतरे हो सकते हैं, अगर किसी भी एक देश के नागरिकों का डाटा हैक हो जाए तो उसमें पता नहीं किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है, उसका कितना मिसयूज किया जा सकता है ना। आप यही देख लो कि आपका अगर इंस्टाग्राम का पासवर्ड हैक हो जाए तो वो व्यक्ति जिसने आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड चुराया है वो क्या क्या कर सकता है आपके अकाउंट के साथ। तो अगर सारा ही डाटा लीक हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, या देश में साइबर सिक्योरिटी या देश की जो ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिससे कोई भी देश तबाह हो सकता है वो लीक हो जाए तो क्या होगा। तो साइबर सिक्योरिटी अपने आप में ग्लोबल क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसका समाधान, या फिर कोई पैंडेमिक आ जाता है, बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, आतंकवाद, ये सारी ऐसी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो पूरा ग्लोबल देखता है। तो अब भारत जो है उसकी विदेश नीति इनको भी ध्यान में रखती है। इनको कैसे ध्यान में रखती है? भारत आप देखोगे कि हर जगह बढ़ चढ़कर आगे पार्टिसिपेट करता है, चाहे किसी देश को दवाई की जरूरत पड़ती है या किसी देश को पैसे की जरूरत पड़ती है। अब भारत की विदेश नीति में ये हेल्प करना, ये भी हम इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, जिसे हम फॉरेन एड, विदेशी सहायता के रूप में जानते हैं। तो विदेशी सहायता भी भारतीय विदेश नीति का एक हिस्सा है। यानी हम बात करते हैं कि भारतीय विदेश नीति बनाई, जब हमने बनाई तो ये भी ग्लोबल चैलेंज वाला पोर्शन भी हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये इतनी सारी चीजें 8 पॉइंट हमने देख ली। ठीक है, अब तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है, ठीक है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, रणनीतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों से एक जटिल परस्पर क्रिया है। यानी इनसे एक बनने वाली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करते हैं। देश विदेश नीति में बदलती घरेलू प्राथमिकताएं, क्षेत्रीय गतिशीलता, ग्लोबल चैलेंज, इनमें भी ये भी पार्टिसिपेट करती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाने में।
इसके साथ इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर पीस, ठीक है, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, हेल्प, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें भारतीय विदेश नीति को शेप करने में। इन सारे जो पॉइंट है इनका महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। किसी को कोई डाउट है वो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।